नमस्कार। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश में आज हम दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 2 चुनावी रैलियों में किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अंतिम समय में हिमाचल पहुंचकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन सा मंत्र फूका। इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे हिमाचल की 2 विधानसभा सीट ऊना और सोलन, जिन पर पूरे राज्य की नजर लगी हुई है। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की चुनावी रैलियों से। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चल रहे चुनावी संग्राम के आखिरी दौर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला कांगड़ा की शाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी हुकार भरी। 15 विधानसभा सीटों की कुंजी समेटे जिला कांगड़ा के चंबी मैदान में सुबह से पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जय श्री राम के नारों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मंच पर भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शाहपुर से पार्टी के प्रत्याशी सरवीन चौधरी ने पीएम मोदी को सम्मानित किया और उन्हें कांगड़ा पेंटिंग भेंट की गई। चंबी में अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पहाड़ी कांगड़ा बोली से की। सारे यहाँ जो नमस्कार, अगले 5 साल कांगड़े दी तरक्की, विकास, रोजगार कने विश्वास दे होण इस ताई आज तुम्हारे ने गल करने इत्यु आया, तुम्हारे ने गल करी ने मिंजो बड़ा खरा लगदा। पीएम मोदी ने 27 मिनट तक चंबी में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही है। पीएम ने डबल इंजन सरकार और सिंगल इंजन सरकार के फायदे व नुकसान भी गिनाए। आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं। एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती है। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है। घुसने मत दीजिए। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए, 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? एक कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। जिला कांगड़ा का हिमाचल की राजनीति में अहम स्थान है। यह जिला शिमला की राह सुगम करता आया है। इस जिले में जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती वही सत्ता में आया है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने जिला कांगड़ा से 11 सीटें जीती थी। इस बार भी भाजपा ने कांगड़ा में पूरा जोर लगाया है।
अब प्रचार के आखिरी दौर में पीएम मोदी की रैली कर भाजपा बढ़त बनाना चाहती है। इस बीच कांगड़ा वासियों को बुधवार को प्रधानमंत्री के संवेदनशील हृदय को भी समझने का मौका मिला। दरअसल चुनाव रैली में पहुंचते वक्त रास्ते में जब प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को देखा तो अपना काफिला रोक पहले एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। एम्बुलेंस आगे बढ़कर जब आंखों से ओझल हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के अपने दूसरे चरण में बुधवार को हमीरपुर जिले के सुजानपुर भी पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा। कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुजानपुर रैली को सफल बनाने के लिए स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहित भाजपा के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला। पिछली बार मुख्यमंत्री के चेहरे प्रेम कुमार धूमल की हार के कारण चर्चा में आए सुजानपुर में भी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री इससे पहले मंडी व सोलन जिले में संसदीय स्तर की 2 रैलियां कर चुके हैं। चंबी में उर्मिलेश भट्ट के साथ सुजानपुर से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां हमीरपुर से हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह और कांगड़ा से हमारे रिपोर्टर उर्मिलेश भट्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उर्मिलेश, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आप कांगड़ा में मौजूद हैं और कहा जाता है कि हिमाचल की सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है, तो ऐसे में जब पीएम मोदी ने चुनाव के आखिरी समय में वहां पर एक रैली की है, तो अब वहां की जो चुनावी विसात है वो क्या संकेत दे रही है? जी प्रखर, निश्चित तौर से, क्योंकि अगर बात करें हिमाचल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर जो है कांगड़ा में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात आपने सही कही है दर्शकों के लिए हमारे, कि जो हिमाचल की जो विधानसभा है उसका रास्ता बाया कांगड़ा होके जाता है, या यूँ कहें कि कांगड़ा के लोगों के पास जो है हिमाचल विधानसभा की चाबी रहती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव जो है प्रचार जो है बंद होने से एक दिन पहले कांगड़ा के चंबी में जो है रैली की है, जनसभा को संबोधित किया है। और वो जो चिरपरिचित अंदाज है प्रखर जो है प्रधानमंत्री का, यहाँ के स्थानीय भाषा के साथ सीधा संवाद से लोगों के साथ, आम आदमी के साथ जुड़ने का, वही यहाँ पर इस जनसभा में देखा गया। हालांकि यहाँ पर जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे विधायक के प्रत्याशी, वो यहाँ पर मंच पे विराजमान थे, और साथ ही सैकड़ों के जो है संख्या में, यहाँ पर हजारों की संख्या पे यहाँ पर जो है भारतीय जो है जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। प्रखर एक बात तो जरूर है कि प्रधानमंत्री ने अपने जनसभा में यहाँ पर कांगड़ा के चंबी में जो जनसभा हुई है उसमें जहाँ डबल इंजन सरकार के तमाम विकास कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त गिनाई है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पर परिवारवाद का जो है हमला करते हुए कांग्रेस को जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जो है उन्हें जोड़ा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा देती है, अपने खास लोगों का ध्यान रखती है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी का ध्यान रखती है। दूसरी बात यह है प्रखर, जैसे कि हम पूरे कांगड़ा की बात करें तो 68 सीटें यहाँ पर हैं। 68 सीटों में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी आज जो है, कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी आज यहाँ पर प्रचार किया है। कई जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान उनके यहाँ पे आज प्रस्तावित थे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, चाहे स्मृति ईरानी हो या रविशंकर प्रसाद हो, उन्होंने जो है कांग्रेस पर जो है एक तीखा हमला कहा है, और कहा है कि जब ये हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा रण हो रहा है विधानसभा का, उस समय राहुल गांधी क्यों हिमाचल की जनता से बेरुखी कर रहे हैं? कहां है इस समय राहुल गांधी? इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, उन्होंने भी हमला बोला है। दूसरी तरफ जो है आज भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पे जो है तीखा हमला बोला है। तीसरी बात अगर कही जाए कि इस चुनावी जो समर है
प्रखर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो जानकार है, तमाम जो लोग हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अब जो है धीरे धीरे, जैसे कि मतदान के जो है दिन नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे कि मतदान का जो है समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान से बाहर दिख रही है, इस चुनावी रेस में कहीं ना कहीं अलग थलग दिख रही है और कांग्रेस और भाजपा में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। प्रखर विक्रमजीत, आप इस समय हमीरपुर में मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री ने हमीरपुर की जो रैली थी उसमें एक बहुत बड़े मुद्दे को बहुत जोर देकर उठाया। उन्होंने सैनिकों से जुड़ी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको आज विस्तार से उन पर उन्होंने बात की। हमीरपुर में एक बड़ी तादाद में सैन्य परिवार रहते हैं और पूरे हिमाचल में भी देखा जाए तो करीब 1.5 लाख पूर्व सैनिक रहते हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा हमीरपुर में उठाया है, इसका इन चुनावों में क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जब हमीरपुर के सुजानपुर में लैंड हुए तो उनका स्वागत जो है पूर्व सैनिकों ने किया, और ये अपने आप में एक इंगित करता है, क्योंकि जो सुजानपुर विधानसभा है वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पूर्व सैनिक हैं। तो ऐसे में पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो पूरा है, यहाँ पर जो है सेना में काम करने वाले लोगों की संख्या या तादाद कहें काफी ज्यादा है। तो ऐसे में एक मैसेज जाता है जब प्रधानमंत्री की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाती है या सैनिकों के विकास के लिए किए गए कार्यों की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है सैनिकों के लिए काम कर रही है, सैनिकों के साथ जुड़ाव कर रही है। जिस प्रकार से एक अलग से उनके लिए ब्लॉक बनाया गया था, आज जो सुजानपुर की रैली थी वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया था, जहां पर कि प्रधानमंत्री के लिए वो अपनी जो है एक पूर्व सैनिक की ड्रेस में आए हुए थे। तो अपने आप में ये इंगित करता है कि किस प्रकार से अपने आप को वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूर्व सैनिक कनेक्ट कर रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका जो है खुले मन से स्वागत किया। हालांकि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का पूरे खुले मन से स्वागत करते हैं, उन्होंने पुरानी यादों को ताजा किया हमीरपुर से। लेकिन इसके साथ अगर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों की बात करें तो स्वाभाविक है कि इसका इंपैक्ट जो है आने वाले चुनाव में हो सकता है, क्योंकि बैलेट से भी वोटिंग हुई है और जो सैनिक परिवार यहां रहते हैं उन पर भी इसका काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उर्मिलेश, आज प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने महिलाओं पर भी खास फोकस किया। अपनी सरकार की जो नीतियां महिलाओं के लिए वो लेकर आए हैं, जो उन्होंने विकास कार्य, महिलाओं से जुड़े विकास कार्य जो किए, उसका खास तौर पर उन्होंने उल्लेख किया। तो इसका आप इस चुनाव में क्या असर देखते हैं? क्या जो महिला वोट बैंक है वो इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? निश्चित तौर पर प्रखर, जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री ने अपनी जो जनसभा में संबोधित करते हुए कहा है और महिलाओं और बेटियों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, बेटियों को जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए हर स्तर पर हमने तमाम सुविधाएं शुरू की हैं। उन्होंने उन तमाम जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जनसभा थी उसमें जो उन्होंने सरकार की, केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं को जो है गिनाया है जो बेटियों के लिए। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का ये एक बड़ा जो है कारण हो सका है, एक बड़ा जो है काम ये हो सका है कि बेटियां जो है अब सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हैं, बेटियां अब तीनों सेनाओं में जा सकती हैं। तो ये जो बड़ा काम हुआ है बेटियों के लिए एक बड़े जो है फलक पे जो है एक बड़ा फलक मिला है, उसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार की एक जो है बड़ी भूमिका रही है। साथ ही महिलाओं की बात करें जो है प्रखर, जैसे आपने कहा है, तो निश्चित तौर से आधी आबादी की कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रहती है इस चुनाव में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा से सीधा महिलाओं पे जो है से बात की है, संवाद किया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए जो पिछले जो चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव ने भी रिवाज बदला है। तब चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव थे उनमें हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं प्रखर की, एक तरफ जैसे कि ठीक मतदान से कुछ दिन पहले कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे में परंपरा की अगर बात करने वाली कांग्रेस है तो कैसे परंपरा आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और दूसरी अगर बात की जाए
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो कई दिनों से जो है हिमाचल में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, स्मृति ईरानी है, एक लंबी फेहरिस्त रही है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर जहां एक तरफ मानसिक रूप से जो है ये दबाव बनाया है प्रचार का, तो वही कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से प्रचार में बढ़त मिली है, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जरूर जो विकास कार्य प्रधानमंत्री ने गिनाए हैं उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम मतदाता है वो मतदाता भी कहीं ना कहीं रिवाज बदलने के लिए तैयार है। धन्यवाद उर्मिलेश और धन्यवाद विक्रमजीत। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपने स्टार प्रचारों की बेरुखी झेल रही कांग्रेस के लिए पार्टी अध्यक्ष खड़गे आज पहली बार हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। खड़गे ने राज्य में शिमला ग्रामीण के बनूटी और इसके बाद सोलन जिले के पंजेड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान किसानों की कर्जमाफी की याद मतदाताओं को दिलाई और कहा कि कांग्रेस की जहां कहीं भी सरकार है किसानों का कर्ज माफ किया गया है। हमारी यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बीजेपी के बयानों पर भी खड़गे ने हमला किया। उन्होंने कहा कि उनसे पार्टी में लोकतंत्र को लेकर सवाल होते हैं, लेकिन बीजेपी को अपने यहां अध्यक्ष के चुनाव पर जवाब देना चाहिए। मेरा चुनाव कैसा हुआ, कितने दिन चला, इसका तो हिसाब हमारे बघेल साहब ने तो दिया, लेकिन नड्डा साहब का इलेक्शन कैसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते, सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है। और वो हमको बार बार ये कहते हैं कांग्रेस में कोई डेमोक्रेसी है, कांग्रेस के लोग कभी चुनाव कराए हैं, ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं अब उनसे पूछूंगा आपके कितने डेलीगेट्स थे। जनादेश में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मतदाताओं के नाम एक पत्र लिखा है। राज्य में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का ये पत्र राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाताओं को ये पत्र सौंपेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मंडल प्रभारी की ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में मतदाताओं से कमल के फूल पर निशान पर मतदान की अपील की है, ताकि उनका वोट उनकी शक्ति को मजबूत करे। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कमल पर वोट करें और आपका वोट मेरी शक्ति को मजबूत करेगा। हिमाचल की सेवा करना भाजपा के लिए भारत माता की सेवा करना है। हिमाचल के कई युवाओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। हिमाचल में डबल इंजन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पीएम ने सभी से इसे जारी रखने का आग्रह किया है।
जब हम 2014 में सत्ता में आए और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी जिसने केंद्र सरकार की योजनाओं को नहीं चलने दिया, यह केवल 2017 के बाद से होना शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया को रुकने ना दें। उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, हर घर जल योजना से लोगों को लाभ हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चुनावी तापमान अब चरम पर है। ऊना सदर के साथ जिले की कुल्हेड़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक है। हमारे रिपोर्टर अनुज यादव ने इन सीटों का जायजा लिया। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा चुनाव में ऊना सदर सीट से तीसरी बार दो सतपाल आमने सामने हैं। भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सतपाल रायजादा पर दांव खेला है। दोनों ही प्रत्याशी एक एक बार एक दूसरे को हरा चुके हैं। इस बार भी दोनों में कांटे की टक्कर है और मुकाबला रोचक हो चला है। ऊना सदर विधानसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के दम पर भाजपा जनता के बीच है, जबकि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर विजय पताका लहराने का दावा कर रही है। छात्र राजनीति से जुड़े भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। रिवाज बदलेगा, बदलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है और अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसका नुकसान व्यक्तिगत भी होगा और प्रदेश को भी होगा। तो प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता से हमारा यही आह्वान है कि वो हिमाचल प्रदेश में एक मौका और भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हम लोग आगे जो प्रोजेक्ट्स हम लेके आए इनको मूर्त रूप दे सके। वरना कांग्रेस आएगी, इन प्रोजेक्ट्स को लटकाएगी और बीच में पैसे खाएगी और सारा चौपट हो जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा ने भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती को पटकनी दी थी, जबकि इससे पहले साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सत्ती ने रायजादा को हराया था। ऐसे में मौजूदा चुनाव में कौन किसे पटकनी देता है, ये तो यहाँ के मतदाताओं पर निर्भर है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के मतों को रिझाने में जुटी है। आज महंगाई से व्यक्ति जो त्रस्त है, तो हम तो जैसे पुराने रिवाज होते थे, हमारे हिमाचल के लोग अपने रीति रिवाजों के प्रति बहुत कट्टर है और हम अपने रीति रिवाजों में रहना पसंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने राजीव गौतम को इस सीट से मैदान में उतारा है। राजीव गौतम पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय वीरेंद्र गौतम के बेटे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। ऊना सदर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। यहाँ की जनता ने 2 बार निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजा है, लेकिन वर्ष 2022 के इस विधानसभा चुनाव में एक भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ही बीच है। वहीं जिले की कुटलैहड़ विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट भाजपा के बड़े गढ़ के रूप में पहचानी जाती है। भाजपा इस सीट पर 1993 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। यहाँ से भाजपा के वीरेंद्र कंवर 5वीं बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कृषि मंत्री और भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र कंवर अपने और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं। 2003 से कुटलैहड़ के अंदर कुटलैहड़ के लोगों से मेरा एक विश्वास का रिश्ता है। उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है और मैं भी एक विश्वास के साथ 5 साल उनकी सेवा में लगा रहता हूं। कोई कमी जो है वो मैं नहीं आने देता हूं। निश्चित रूप से यही एक कारण है। कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है और कांग्रेस भी इस सीट पर जमकर प्रचार में जुटी है। कांग्रेस ने इस बार देवेंद्र कुमार भुट्टो को चुनावी जंग में उतारा है। भुट्टो इस बार इस सीट का चुनावी इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 32.5 साल बाद कांग्रेस का विधायक होगा, इन सब युवाओं का विधायक होगा, ये सब विधायक होंगे। इनको बहुत बड़ी आस है। इनकी आस पहले भी 20 साल तोड़ी गई है, मैं इनकी आस नहीं टूटने दूंगा। कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर इस बार पूरे प्रदेश की नजर है।
भाजपा के इस गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी या वीरेंद्र कंवर 5वीं बार विधानसभा में पहुंचकर रिकॉर्ड बनाएंगे, ये जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन ऊना जिले की कुटलैहड़ विधानसभा में पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सिलसिला इन चुनावों में जारी रहेगा या बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, ऊना। हिमाचल प्रदेश में यूं तो कुल 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट एक ऐसी है जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। दरअसल सोलन सीट पर ससुर और दामाद आमने सामने हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान विधायक कर्नल धनीराम शांडिल दूसरी बार जीत दर्ज करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धनीराम को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने उनके दामाद डॉक्टर राजेश कश्यप को मैदान में उतार दिया है। हिमाचल विधानसभा चुनावों में दिन ब दिन रोमांच बढ़ता जा रहा है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला एक बार फिर से रोमांचक हो गया है। साल 2017 के चुनाव की ही तरह इस वर्ष भी यहाँ ससुर और दामाद दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से एक दूसरे से चुनावी मैदान में टकराने को तैयार हैं। सोलन सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 13वीं विधानसभा के लिए हुए चुनावों में भी ये ससुर दामाद की जोड़ी आमने सामने थी, लेकिन दामाद को हार का सामना करना पड़ा था। लड़ाई इतनी रोचक थी कि भाजपा के राजेश कश्यप को महज 671 वोटों के अंतर से ही हार मिली थी। हालांकि धनीराम शांडिल राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन राजेश कश्यप भी मेहनत करने के मामले में किसी से कम नहीं हैं। ससुर धनीराम शांडिल 2 बार विधायक रहे हैं। साल 2012-17 की कांग्रेस सरकार में वे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। धनीराम शांडिल आर्मी से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए। सन 1999 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव हिमाचल विकास कांग्रेस की ओर से लड़ा और जीता। सन 2012 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर जीते। देखिए, ये चुनावी समर है, सभी लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है और सचमुच में अभी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारी इस क्षेत्र के, हमारे हिमाचल प्रदेश की कोई विकास की गाथा नहीं गा सकते आप। खासकर मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। भाजपा से उम्मीदवार राजेश कश्यप की बात करें तो वे पेशे से डॉक्टर हैं। हालांकि बीते चुनाव में नौकरी छोड़कर उन्होंने चुनाव को ही अपना सब कुछ मान लिया। इस बार उनका ये दूसरा विधानसभा चुनाव है। हाल ही में पीएम मोदी इनके लिए सोलन में प्रचार करने भी आए थे। पिछले चुनाव में राजेश कश्यप ने अपने ससुर साहब को कड़ी टक्कर दी थी। ससुर को चुनावी रण में पछाड़ने से चूक गए थे, लेकिन एक बार फिर नई ऊर्जा और रिवाज बदलने के नए संकल्प के साथ ससुर साहब के सामने खड़े हैं। ये जनसेवा की लड़ाई है और धर्म की लड़ाई है, अपना प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। मैं यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उसमें यहाँ का जो हॉस्पिटल आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने बनाया है 100 करोड़ की लागत से, और यहाँ के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिया है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसा भी बहुत दिया है। यहाँ की जो सड़कें हैं, नाले हैं और यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था है, पार्कों की व्यवस्था है, उसके लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली जो कॉरपोरेशन बनी है वो कांग्रेस की है, वो इतना अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने वादों से हट गए। इस सीट पर 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी जीत मिल चुकी है। 2012 और 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सेना से रिटायर धनीराम शांडिल ने यहां जीत दर्ज की थी, जबकि 2003 और 2007 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव बिंदल यहां से जीते थे। सोलन सदर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 85,947 है। इसमें पुरुष मतदाता 44,026 हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 41,918 है। इसके अलावा 383 सर्विस वोटर हैं। हालांकि ससुर और दामाद की ये लड़ाई भले ही आपको रोमांचक लग रही है, लेकिन यहाँ के मतदाताओं को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और साफ सफाई, पार्किंग और पानी जैसे मुद्दे उनके लिए अहम हैं। कुल मिलाकर ससुर दामाद की चुनावी जंग ने सोलन सदर विधानसभा की सीट को रोमांचक बना दिया है, लेकिन देखना होगा पिछले चुनाव में मात्र 671 वोट से हारने वाले दामाद इस बार क्या कुछ दम दिखा पाते हैं। अपने कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, सोलन, हिमाचल प्रदेश। चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे चुनाव से जुड़ी
कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।